हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू ड्रीम आईएएस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਡੇ 3 ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਰ PYQ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਚ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਦ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ which of the following motion if passed leads to defeat of the government? Censure motion or cut motion? Okay, so पहले क्वेश्चन में हमें क्या मतलब बताने की ट्राई कर रहा है कि ऐसी कौन सी मोशन है कि इन केस वो पास होगी तो हमारी गवर्नमेंट रिजाइन दे जाएगी। दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला है सेंश्योर मोशन, दूसरा कट मोशन। अच्छा, अभी सेंश्योर मोशन से आप क्या समझते हो? आप कहोगे मैम कि सेंश्योर मोशन वो मोशन होती है जब कोई अपोजिशन मोशन पास करती है इन केस की उसको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं और अगेंस्ट सम इंडिविजुअल मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, ठीक है। बट इससे कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती कि हमारी गवर्नमेंट है वो रिजाइन कर जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली इट विल बी नो। अगर अभी हम कट मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिशन कौन करेगा, अपोज कौन करेगा? हमारे लोकसभा के मेंबर्स रिगार्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट ने बजट इन द सेंस एलोकेशन ऑफ फंड्स उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, सो वी रिजेक्ट टूवर्ड्स इट, ठीक है। उन्होंने उस चीज का अपोजिशन बताया। अभी इन केस ये कट मोशन पास हो गई और लोकसभा में गवर्नमेंट हार गई, मतलब उनको वोट नहीं मिले एंड इट लेट्स टू नो कॉन्फिडेंस वोट, सो ऑटोमेटिकली कट मोशन विल लेड टू गवर्नमेंट रेजिग्नेशन एंड 101%। सो व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट यू विल से? वन ओनली, टू ओनली, both or none? So we know answer will be 2 only, B. Okay, moving towards next question. This is B. हाँ जी, ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ स्ट्रक्चर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ द प्लेटफॉर्म एज वी ऑल नो कि अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ एस्पायरेंट हो UPSC ਦੇ PCS ਦੇ and you have dreamed about the such to be an officer, right? To be an आई कैन बी IAS ऑफिसर या फिर IPS ऑफिसर, किसी भी नज़रिए नाल तुसी आपदे आप नूं विद इन सम ईयर्स आपदे आप नूं देखदे हो तो उहदे लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज़रूरी है थोड़ी स्टडी लई, एक अच्छी मैंटोरशिप ज़रूरी है एंड वो असी प्रोवाइड करते हैं। एंड you all know that we provide 12 months of learning, monthly schedule ਹੁੰਦਾ, live offline classes, online classes, even recorded classes, subject wise coaching, सब कुछ इत्थे प्रोवाइडेड है। एंड फॉर टू कंटैक्ट अस तुसी ये नंबर ते साडे नाल गल कर सकदे हो। एंड इन केस थोड़ी कोई क्वेरी एंड यू वांट टू विजिट सो इत्थे तुसी सानू विजिट कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर। सो द क्वेश्चन कम्स, which of the following is correct respect to right against exploitation? Whenever we talk about rights or fundamental rights कदे भी कोई क्वेश्चन आता है, so think upon the article कि केड़े आर्टिकल की गल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, नाउ टेल मी केड़ा आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन की गल करता है? अगर आपां इहदी डेफिनेशन की गल करिए, एक्सप्लोइटेशन की गल करिए तो आपां नूं भी पता है किहड़े किहड़े आर्टिकल्स के अंडर आपां की चीज़ां पढ़ियां सीगियां। एक्सप्लॉइट किसी नूं किवें कीता जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर की गल है ना, फोर्स चाइल्ड लेबर। एंड अदर थिंग वी विल टॉक अबाउट दैट इज़ ह्यूमन टैरिफिकिंग, कि मतलब जो आपां कहने कि ह्यूमन बॉडीज़ दी, ठीक है, ह्यूमन बॉडीज़ का मतलब मार्केट दे विच मतलब बेचना यू कैन से, ठीक है, उन्हां दा व्यापार हुंदा है, वो चीज़ नूं बैन करना चाहिए, प्रोहिबिशन लगाई है उस चीज़ से। तो ये दोनों चीज़ां अपने एक्सप्लॉइटेशन के अंडर आएंगी। सो वी विल सी ऑप्शंस अकॉर्डिंगली कि केड़ा आंसर करेक्ट है। फर्स्ट पहले तो ये है ट्रैफिक एंड ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ओके, लेट्स सी फर्दर एज वेल। फ्रीडम हैज़ टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, नहीं एता नहीं है। प्रमोशन ऑफ माइनॉरिटीज़ बिल्कुल भी नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नहीं। तो द आंसर इज ए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मीन्स प्रोहिबिशन, कि मतलब बैन लगाना इन द ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, आंसर ए। फर्दर we'll talk about which of the following officials take the oath that has the following lines to preserve, protect and defend the constitution? ओथ लेती है किसी ने, वर्डिंग लिखी हुई है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। केड़ी यह जी परसनैलिटी, केड़ी यह जी अथॉरिटी है जिन्हें ये ओथ लेती है? वील सी कि वो प्रेजिडेंट है या गवर्नर या CGI या सारे।
सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर? सो वी ऑल नो कि अपना जो प्रेजिडेंट है दैट इज़ आप गल कर देंगे प्रेजिडेंट के रिगार्डिंग तो आपको पता है कि डिजियोरे है, नॉमिनल हैड है ना, बट ਉਹਦੀ ओथ ਦੇ ਵਿੱਚ स्पैसीफिकली ये लाइन्स मैंशन ने की लाइन है कि टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो प्रिजर्व करूगा। प्रेजिडेंट एक यह जी बॉडी है, एक यह जी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप कह सकते हैं आप फर्स्ट पर्सन कहने हैं ना उन्होंने, एक यह जी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जी आपकी ओथ के विच किहड़ा आर्टिकल मैंशन है, आर्टिकल 60th मैंशन है की गल कर रहे हैं कि वो प्रोटेक्ट करूगा, प्रिजर्व करूगा तो अपने संविधान के जोड़े प्रिंसीपल्स ने ਉਹਦੀ प्रोटेक्शन है ना उन्होंने डिफेंड करना, ये प्रेजिडेंट की ओथ के विच लिखा हुआ है। सो वी विल वट वी विल सी आंसर विल बी 1 ओनली एंड इट विल बी A। मूविंग फर्दर, the office of the leader of opposition is mentioned। office of the leader of the opposition की एक constitution ਦੇ ਵਿੱਚ mention है या रूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ या फिर एक separate parliamentary system ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल opposition ਦੀ ਗੱਲ आई है, opposition leaders तो आई डोंट नो वाई आई रिकॉल टू 1977 एक्ट क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सैलरी एंड गवर्नेंस ये चीज़ां मैंशन सीगियां किस दियां opposition लीडर दियां। सो वॉट यू विल से कि एक इस 1977 ਜਿਹੜਾ एक्ट सीगा ਉਹਨੇ की चीज़ करती, एक सैपरेट पार्लीमेंटरी स्टैचुरी बॉडी बनाती किस चीज़ ਨੂੰ अपनी opposition, office of the leader of the opposition। so we will say not in the constitution, not in the rule of the house, but answer will be C। I hope कि every question and every option reminds you, recalls you and gives you a boost to your revision, right, कि थोनों काफ़ी help कर रहा होगा ये सारा जो process है and it will be beneficial। Next we'll talk about which constitutional amendment shifted subjects like education, forest, protection and wild animals and birds waste measures state list to concurrent list। okay, ऐसी केड़ी amendment है जिन्हें अपने ए वाले जो subject है from state to concurrent shift किते हैं। so what are the options, let's see। क्या 40 आएगा, 41, 42 और 46? सो आई होप दिस आंसर ये तो सभी को आता ही होएगा है ना, क्योंकि वी ऑल नो 42nd अमेंडमेंट जो थी जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, राइट, उसने ये चीज़ की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच वी टॉक जिसने शिफ्ट किए सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, ये वाले सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम बात करें, शिफ्ट कर दिए स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट, इससे क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट वो भी बढ़ गई। बाकी स्टेट एज वेल एज हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, दोनों के पास पावर आ गई टू लेजिस्लेट ऑन दिस मैटर्स, ऑन दिस सब्जेक्ट्स, राइट। सो आंसर विल बी 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। और ये कौन सा टाइम था 42nd अमेंडमेंट वाला, 1976, इंदिरा गांधी का टाइम। रिमेंबर एमरजेंसी टाइम एंड इंदिरा गांधी पीरियड, ऑलराइट। मूविंग फर्दर, answer is C, we all know। arrange national investigation agency, commission for protection of child rights, नीति आयोग, ओके। तो हर एक डे में अब तक हमारे 2 डेज हो चुके हैं, वी ऑल नो, राइट। तो उसमें एक क्वेश्चन मैं हमेशा डालती होती हूँ, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे। सो होल्ड योर ब्रेथ। सो दिस क्वेश्चन विल बी द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर दिस एपिसोड। वी विल से कि आपने अरेंज करना है कि क्या 1, 2, 3 के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फर्स्ट पे, कमीशन सेकंड पे, नीति आयोग आएगा, या फिर पहले कमीशन एंड फिर नीति आयोग। सो यू हैव टू चूज व्हाट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, ऑलराइट स्टूडेंट्स। Next, the electoral college for president election consists of, see, before options, again हमने प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो बात की थी उसकी ओथ के रिगार्डिंग, तो हमने 60th आर्टिकल की बात की थी। क्वेश्चन आपके पास 2 आए अभी तक, एक तो क्वेश्चन ऑफ द डे और एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला कौन सा आर्टिकल है, दैट यू हैव टू टेल मी। एक फिर एक आर्टिकल आया
है तो ये स्टेटमेंट, बट वी आर रिकॉलिंग, आई सेड दिस इज अ रिवीजन क्लास, तो हम आर्टिकल्स भी टारगेट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 54। तो हमें बताना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन बंदे होते हैं उसके इलेक्शंस टाइम। क्या इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और ऑल यूनियन टेरिटरीज के। तो आप मेरे को बोलोगे कि मैम आपने एक हमें चीज़ बताई थी रिगार्डिंग, जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी इलेक्शंस की, मेरी स्पेशली क्लास लगी थी, जब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में एक डिफरेंस बताया था कि क्या चीज़ होती है। और हमने स्पेशली प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में एक चीज़ देखी थी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन करते हैं वो भी मैंने बताया था, बट हमको ऑप्शंस में क्या बोला हुआ है कि वी हैव टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्ड, ठीक है, कि जो इन्वॉल्व्ड हैं इलेक्शन के टाइम में। सो व्हाट वी विल से कि बोथ हाउसेस, ये तो हमने किया था बोथ हाउसेस, बट मैंने बोला था कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो 12 बंदे लास्ट से मैंने समझाया था लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस, सर्विसेज, ठीक है, वो इंक्लूड कभी भी नहीं होंगे जब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है भाई, एक चीज तो हमने कर ली, 1 आ गया। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑब्वियसली अगर हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा आ गया, तो स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज आएंगी, विधान परिषद नहीं आएगी, विधानसभा आएगी। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल यूटीज, अभी आप बोलोगे मैम यूटीज आती तो हैं, ठीक है, आपने हमें ये भी बताया था यूटीज पक्का इलेक्शंस मतलब इंक्लूड होती हैं जब प्रेसिडेंट की बारी आती है, बट सारी यूटीज नहीं होती। अभी कितनी टोटल यूटीज है, आपका थर्ड क्वेश्चन एड ऑन हो गया, और इसमें हम बोलेंगे ऑल यूटीज नहीं आएंगी, सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी आएंगी। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी, हमारे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑलराइट, सो आंसर विल बी सी। Yes, C. Moving on, consider the following with reference to fundamental rights. Sorry, fundamental duties. Okay. चलो पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ते हैं कि सबसे पहली स्टेटमेंट है कि नॉन स्टैच्यूटरी इन नेचर, कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज एक कहते हैं नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है? नॉन स्टैच्यूटरी से हम क्या समझते हैं? आप कहोगे मैम कि इन नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ, तो क्या हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है हम नॉन स्टैच्यूटरी कह देंगे? सो द आंसर विल बी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है, आप मेरी बात समझ रहे हो, हमारी जो संसद है वो भी अगर इनकेस ऑफेंस होता है, ठीक है, या मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से फुलफिल नहीं हो रही, तो वो भी पेनल्टी लगा सकती है। तो पहली बात तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, दूसरी बात इन्फोर्सेबल है, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस देयर इनकॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, हमें पता है 86th अमेंडमेंट हुई थी 2002, ठीक है। 86th अमेंडमेंट में पहली बार हम कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंड किया गया, जिसमें हमारा 11th ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी थी वो मुझे आप बताओगे? 4th क्वेश्चन, मतलब ये ऐसा डे है जिसमें 4 क्वेश्चन अभी तक आपके इंक्लूड हो गए। रिवीजन आप कर रहे हो, बट यू हैव टू आंसर दिस मच ऑफ क्वेश्चंस, इट विल रियली हेल्प यू, ठीक है। तो 86th अमेंडमेंट 2002, 11th ड्यूटी, यू विल टेल मी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Concept of fundamental duties in Indian Constitution has taken from Irish Constitution. This statement is automatically wrong. Why? हमको भी पता है कि हमने USSR से लिया है, हमने आयरलैंड इरिश से नहीं लिया, ठीक है। अभी ऑब्वियसली आंसर्स 1 and 3, 2 and 3, 2 and 1 and 2, कौन सा हमने बताना है कि सही है? तो ये गलत है और ऑब्वियसली ये भी गलत है, तो आंसर विल बी 2 A। नेक्स्ट, अभी जवाहरलाल नेहरू के रिगार्डिंग आ गया, कौन सी कमिटीज? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लास्ट हमारा जो डे था उसमें भी क्वेश्चन आया था
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग कुछ, तो अगेन मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि आई हैव टू रिपीट फॉर एवर लाइक 100 टाइम्स, बट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, अगर हम कमिटीज़ पे आ रहे हैं तो कितनी कमिटीज़ थी, यूनियन कमिटीज़, यूनियन स्टेट कमेटी, ठीक है, प्रोविंशियल कमेटी, टोटल 22 कमिटीज़ थी, याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, पहली मीटिंग 9 दिसंबर, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर और तीसरी मीटिंग आप बताओगे। पहली मीटिंग में सचिनंदा सिन्हा हमारे हम कहेंगे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे। सेकंड मीटिंग में कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कमिटीज़ की बात करें, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने एमबीडी बैंक से उसके सारे हम कह सकते हैं जो मेंबर्स थे वो हमने याद किए थे। अभी हमने बोला कि जवाहरलाल नेहरू का कौन सा था, मतलब चेयरमैन कौन सी कमेटी के थे। सो वी विल सी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। So special committee to examine the draft constitution, provincial constitution committee, committee for negotiating with states। ये जो negotiating with state है ना, ये यूनियन स्टेट वाले ही है, तो ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन इज करेक्ट। हम पीछे से ही गलत चले, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी नहीं थे प्रोविंशियल कमेटी के। सारी कमिटीज़ के चेयरपर्सन्स आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चैप्टर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की एक स्पेशल कमेटी थी जिसने ड्राफ्ट, हम कह सकते हैं पूरा चिट्ठा तैयार करना था संविधान का हमारे। हमने ड्राफ्टिंग कमेटी की नहीं बात की। ड्राफ्टिंग कमेटी अगर आएगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आएंगे, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनके चेयरमैन हमारे जवाहरलाल नेहरू ही थे। सो आंसर विल बी 1 and 3। ऑलराइट, स्पेशल कमेटी किया हमने और नेगोशिएटिंग उनके जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आंसर विल बी सी, वी ऑल नो। लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो हमें पता है कि इन टर्म्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, इसका क्या मतलब है कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सिविल कोड। ये क्यों हमारा जो हमारा यूसीसी है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये प्रमोट करता है हमारी नेशनल इंटीग्रिटी, एलिमिनेट करता है ये सारी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। और आप बात कर सकते हो रिगार्डिंग मैटर्स, इसमें कौन से आ सकते हैं, लाइक डिवोर्स केसेस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अगर हम आर्टिकल की बात करें, सो द आंसर विल बी obviously see article 44 that provide uniform civil code, ठीक है। So this was it for today. Thank you and I hope you liked the session, and for more videos like, share and subscribe the channel. Thank you.